लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ में आज द्वितीय प्रकरण आरंभ किया जा रहा है। इसका नाम है अथ अच संधि। बराबर, अच संधि। अच शब्द का अर्थ पता ही है आपको। अच मतलब सभी स्वर, और स्वर संधि का प्रकरण आज चालू हो रहा है। जैसी स्वर संधि होती है, अच संधि होती है, उसी प्रकार हल अर्थात व्यंजनों की भी संधि होती है, और एक विसर्ग संधि भी होती है, जिसका विचार आगे आने वाला है। तो हम लोग आज नया प्रकरण शुरू कर रहे हैं, किंतु उसके पहले थोड़ी सी पार्श्वभूमि करके थोड़ा सा लिख देंगे, तो पता चल जाएगा कि कहा क्या है और कौन अत्यंत प्रमुख सूत्र है। तो लिखेंगे काफी पर, संधि प्रकरणम। संधि प्रकरणम, ठीक। फिर नीचे पंक्ति में नंबर 1, सम उपसर्ग पूर्वक, सम उपसर्ग पूर्वक धा, धा कौंस में लिखिए दुधाय, दुधाय कौंस बंद। आगे धातु से, धातु से की, ह्रस्व की, कौंस में लिखेंगे ई, कौंस बंद। प्रत्यय करने पर संधि शब्द सिद्ध होता है। संधि शब्द सिद्ध होता है, अर्थात संधि शब्द बनता है। पूर्ण विराम। यह संधि शब्द, यह संधि शब्द पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द है। संधि को संहिता बोलते हैं। संधि को संहिता बोलते हैं। उद्धरण चिन्ह में परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता सूत्र है। उद्धरण चिन्ह बंद। अर्थात, अर्थात वर्णों की अत्यंत समीपता को, वर्णों की अत्यंत समीपता को संहिता या संधि कहते हैं। संहिता या संधि कहते हैं। पूर्ण विराम। संधि के खोलने को, संधि के खोलने को विग्रह या, विग्रह या संधि विच्छेद, संधि विच्छेद या पदच्छेद कहते हैं, या पदच्छेद कहते हैं। पूर्ण विराम हो गया। अर्थ समझ लीजिए। संधि शब्द जो बना है उसमें सम उपसर्ग है, और दुधाए धातु है, उसमें धा बचता है, तो सम धा। फिर की प्रत्यय होता है, की का ई बचता है, तो शब्द बन जाता है संधि। तो यह पुल्लिंग शब्द है, और इसी को दूसरा नाम है संहिता। सूत्र गया था कल, पर सन्निकर्षः संहिता। अर्थात वर्णों की जो अत्यंत समीपता है,
अर्थात वह दो वर्णों में अधिक मात्रा से अधिक व्यवधान नहीं है, अत्यंत समीपता उसको कहते हैं, तो उसी को कहते हैं संहिता या संधि। और संधि जब दो पदों की हो चुकी है तो उसको जब अलग अलग किया जाता है तो उसको कहते हैं, एक तो विग्रह कहिए कि वह उसको संधि विच्छेद बोल सकते हैं, कि वह उसको ही कहेंगे क्या, पदच्छेद करना, है कि नहीं। और संस्कृत भाषा में पदच्छेद जिसको नहीं आता है वो संस्कृत का अर्थ बिल्कुल भी नहीं समझ सकता है, क्योंकि हरेक वाक्य में आपको सब शब्द ऐसे कैसे दिखेंगे, संधि से युक्त जुड़े हुए, और अलग अलग करेंगे तभी समझ में आएगा ये शब्द कौन सा है, ये शब्द किस विभक्ति का है, इसका अर्थ क्या होगा। इसलिए संधि प्रकरण अत्यंत प्रमुख प्रकरण है। हो गई इतनी बात, आगे चलते हैं नंबर 2। जब दो शब्द पास पास आते हैं, जब दो शब्द पास पास आते हैं तो उनकी समीपता के कारण प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में अथवा दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर में अथवा दोनों में एक साथ जो कुछ परिवर्तन हो जाता है, अथवा उन दोनों के बीच कोई एक नया वर्ण आ जाता है, फलतः वर्णों के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन का नाम ही संधि है। संधि का अर्थ है मेल, पूर्ण विराम। यह संधि दो वर्णों के अत्यंत समीपता अर्थात संहिता में ही होती है, पूर्ण विराम। दूरवर्ती वर्णों में कदापि संधि नहीं होती है, ठीक। देखो भाई, अर्थ सरल है। जब दो शब्द पास पास आते हैं तो उनकी समीपता के कारण, तो दो शब्द, पहला शब्द दूसरा शब्द, तो पहला शब्द का अंतिम अक्षर बराबर है कि नहीं, और दूसरे शब्द के पहला अक्षर, पहला वर्ण, तो दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर में कभी कभी दोनों में एक साथ, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, अगले शब्द का पहला वर्ण, दोनों में एक साथ भी कभी परिवर्तन होता है। तो दोनों में एक साथ
जो कुछ परिवर्तन हो जाता है, कभी पहले शब्द के अंतिम वर्ण में ही परिवर्तन होगा, अगले शब्द के आगे के अक्षर में नहीं होगा। कभी आगे शब्द के अगले अक्षर में परिवर्तन होगा, पीछे में कुछ नहीं होगा। कभी कभी दोनों की जगह एक नया ही कुछ परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। उन दोनों के बीच कोई एक नया वर्ण आ जाता है, अथवा उन दोनों के बीच में कोई एक नया ही वर्ण आ जाता है। तात्पर्य क्या? वर्णों के स्वरूप में जो परिवर्तन हो जा रहा है इस प्रकार से, इस परिवर्तन का ही नाम है क्या? संधि। ठीक है, संधि का अर्थ है मेल, अर्थात जोड़ना। ठीक है, और यह संधि दो वर्णों की अत्यंत समीपता अर्थात संहिता में ही होती है। दूर दूर वर्ण रहेंगे तो उनमें संधि कभी भी नहीं होती है। इतनी बात लगी? आइए, सब आगे उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। एक मोटे मोटे तौर से हम लिख दे रहे हैं। चलते हैं आगे। नंबर 3, संधि कार्य। संधि कार्य पद के अंतर्गत, पद के अंतर्गत अथवा दो पदों में होता है, अथवा दो पदों में होता है। पूर्ण विराम। उदाहरण नंबर 1, हरे अधिक ए। हरे अधिक ए बराबर हरये। हरये कौंस में लिखिए, पद के अंतर्गत कार्य हुआ। पद के अंतर्गत कार्य हुआ। ठीक, कौंस बंद। उदाहरण दूसरा, इति अधिक अपि। इति अधिक अपि बराबर इत्यपि। इत्यपि कौंस में लिखिए, दो पदों में संधि कार्य हुआ है। संधि कार्य हुआ है। ठीक है, देखो भाई, तो हरे आदि के ए प्रत्यय है, तो हर ये पूरा रूप बनता है तो पद है, तो पद के बीच वाली संधि हुई। हरे में अंतिम ए है, उसकी जगह अ आदेश हुआ, फिर जोड़ दिया तो बन गया हर ए। और दूसरा जो उदाहरण दिया है, इति अधिक अपि, ये अलग अलग स्वतंत्र पद है। इति पद स्वतंत्र है, अपि पद स्वतंत्र है, किंतु इति में अंतिम ई, पहला पद इति, उसमें अंतिम वर्ण ई, और आगे का वर्ण, आगे का पद है अपि, उसका पहला वर्ण है अ। दोनों की संहिता है, समीपता है। अतः इति में जो अंतिम ई है उसकी जगह पर य आदेश हुआ, तो इत य अति अपि, इत य अपि जोड़ दिया तो बन गया क्या? इत्यपि। हो गया, उदाहरण दे दिया है। आगे चलते हैं। अब संपूर्ण व्याकरण शास्त्र में 2-3 शब्द बहुत काम के हैं। एक होता है आदेश, एक होता है आगम। तो आदेश क्या चीज है, आगम क्या चीज है, इस बात को भी थोड़ा हम लोग समझ लेंगे। तो लिखते फिर आगे का नंबर देकर, आदेशः बराबर ठीक, उद्धरण चिन्ह में आगे, ये अभूत्वा भवति। ये अभूत्वा भवति सह आदेशः। सह आदेश, उद्धरण चिन्ह बन, इति भाष्यकारेण उक्तम। इति भाष्यकारेण उक्तम, पूर्ण विराम। एक खिडक्या लावून घ्या बरं, आवाज येतो तिकडचा।
पोरं वाजवतात. ही पण लावून घ्या. बरं बैस भाई. लिखा ना, आगे लिखेंगे. पूर्वस्थितम अक्षरम, पूर्वस्थितम अक्षरम निरस्य, निरस्य नूतनस्य अक्षरस्य, नूतनस्य अक्षरस्य उदयः एव, उदयः एव आदेशः, आदेशः पूर्णविराम. अतएव, अतः एव शत्रुवत् आदेशः, शत्रुवत् आदेशः इति वृद्धाः व्यवहरन्ति, इति वृद्धाः व्यवहरन्ति पूर्णविराम. अयम् आदेशः, अयम् आदेशः पूर्वस्य स्थाने, पूर्वस्य स्थाने परस्य वा स्थाने स्यात्, परस्य वा स्थाने स्यात् अर्धविराम. पूर्वपरयोः स्थाने अपि, पूर्वपरयोः स्थाने अपि स्यात् पूर्णविराम. आगे पूर्वपरयोः स्थाने, पूर्वपरयोः स्थाने प्रवर्तमानः आदेशः, प्रवर्तमानः आदेशः एकादेशः इति शब्देन, एकादेशः इति शब्देन व्यवह्रियन्ते, व्यवह्रियन्ते पूर्णविराम. नीचे उदाहरण नंबर 1. यदि अधिक अपि, यदि अधिक अपि बराबर यद्यपि, यद्यपि कौंस में लिखेंगे. अत्र इकार स्थाने, इकार स्थाने यकारादेशः, यकारादेशः अस्ति पूर्णविराम कौंस बंद. उदाहरण नंबर 2. गण अधिक ईशः, गण अधिक ईशः बराबर गणेशः, गणेशः लिखा. कौंस में आगे लिखेंगे. अत्र पूर्वपरयोः, पूर्वपरयोः आकार इकारयोः स्थाने, आकार इकारयोः स्थाने एकार रूपः, एकार रूपः एकादेशः अस्ति, एकादेशः अस्ति. ठीक है, अर्थ समझ लीजिए. आदेश मतलब क्या है? तो ये अभूत्वा भवति स आदेश, जो नहीं पहले नहीं रहता है किंतु बाद में आ जाता है, किसी के स्थान पर बैठ जाता है, उसको हटाकर, उसको कहते हैं क्या? आदेश. वही लिखाई थी भाष्यकार ने उत्तम. आगे पूर्व स्थितम अक्षरम, पहले जो स्थित अक्षर है उसको निरस्य मतलब हटाकर उसको फेंक देता है और उसके जगह पर जाकर बैठता है. तो नूतनस्य अक्षरस्य उदयः एव आदेश. अतएव इसलिए कहा गया है शत्रुवत आदेश. आदेश कैसा होता है? शत्रु की तरह. जैसे शत्रु आता है, आक्रमण करता है, पहले राजा को भगा देता है, स्वयं उसकी जगह पर जाकर बैठता है, उसी प्रकार होता है यह कौन? आदेश. ऐसे प्राचीन आचार्यों ने कहा है, वृद्धा मतलब प्राचीन आचार्य, उन्होंने कहा है अयम आदेश. यह आदेश किसके स्थान पर होता है?
तो कभी पूर्व वर्ण के स्थान पर होता है, कभी पर वर्ण के स्थान पर होता है, कभी कभी पूर्व पर दोनों के स्थान पर होता है, उसको एक आदेश कहते हैं। वही लिखा, अयम आदेश पूर्वस्य स्थाने परस्य वा स्थाने स्यात्, पूर्व परयो स्थाने अपि स्यात्। कभी कभी पूर्व और पर दोनों के जगह पर एक आदेश हो जाता है, और पूर्व पर के स्थान पर होने वाला जो आदेश है उसको एक आदेश कहते। वही लिखा, पूर्व परयो स्थाने प्रवर्तमान आदेश एकादेश इति शब्देन व्यवह्रियते। हो गया, उदाहरण दिया है यदि अधिक अपि। तो यदि में अंतिम वर्ण कौन है? ई। अपि में पहला वर्ण कौन है? ओ। तो यदि में जो अंतिम ई है उसको हटा दिया, भगा दिया, तो बचा क्या? यद। और वो ई की जगह पर आ गया य। वो कैसा आएगा, कौन सूत्र है, वो सब आगे आएगी बात, या इतना ही समझना है किसके जगह पर कौन आया। तो किसके जगह पर आया? ई के जगह पर। कौन आया? य आया। तो आदेश कौन है? य। स्थानी कौन है? ई। जिसके स्थान पर बैठ गया वो स्थानी। स्थानी कौन हुआ? यह ई। और आदेश कौन हुआ? य। ठीक है कि नहीं? और जोड़ दिया फिर यद य अपि, तो क्या बनेगा? यद्यपि। हो गया ना। दूसरा उदाहरण दिया है, गण अधिक ईश। गण में अंतिम वर्ण कौन है? अ। ईश में पहला वर्ण कौन है? ई। यहां पर अ और ई, इन दोनों के जगह पर एक आदेश आ जाता है, वो है ए। क्या है? ए। तो इधर अ को भगा दिया, उधर ई को भी भगा दिया, तो अ को भगाने के बाद पीछे क्या बचा? गण। गण कहेंगे तो न आ गया उसमें, तो अ तो गया ना, तो गण। और इधर क्या रहेगा? श, क्योंकि ई को भगा दिया, और दोनों की जगह आया ए, तो क्या रहा? गण ए शह। गण ए शह जोड़ दिया तो क्या बना? गणेश। इसको एकादेश कहते। यहां पर आदेश कौन है? ए। स्थानी कौन है? अ और ई दोनों स्थानी है, एक नहीं। यहां पर दोनों स्थानी है। कौन कौन? अ और ई। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए फिर आगे। अब आदेश समझ में आ गया, अब आगम क्या होता है उसको लिखेंगे। आगमः बराबर, आगमः बराबर स्थितस्य वर्णस्य, स्थितस्य वर्णस्य पार्श्वे, पार्श्वे अपूर्वतया, अपूर्वतया अपरस्य वर्णस्य, अपरस्य वर्णस्य उत्पत्तिः, उत्पत्तिः आगमः इति, आगमः इति। पूर्ण विराम। आगे, मित्रवत् आगमः, मित्रवत् आगमः इति फलितार्थः, इति फलितार्थः। पूर्ण विराम। उदाहरण नंबर 1, पठन अधिक अस्ति, पठन अधिक अस्ति बराबर पठन्नस्ति, न को न जोड़ना है, पठन्नस्ति, पठन्नस्ति कौंस में लिखिए। अत्र, अत्र अकारात् पूर्वम, अकारात् पूर्वम अपूर्वः, अपूर्वः कौंस में लिखिए नूतनः, नूतनः कौंस बंद। अपरः नकारः उत्पन्नः, अपरः नकारः उत्पन्नः अस्ति। ठीक।
अर्थ देखिए भाई, स्थितस्य वर्णस्य, जो वर्ण पहले स्थित है और उसके पार्श्व, पार्श्व अर्थात बगल में, उसके पास में, उसके समीप में, अपूर्वतः नवीन रूप से अपरस्य वर्ण से उत्पत्ति, दूसरा वर्ण उत्पन्न होता है कि नहीं, उसको कहते हैं क्या? आगम। मतलब किसी वर्ण के साथ दूसरा कोई वर्ण आकर बैठता है, पहले को हटाता नहीं है, भगाता नहीं है, उसके समीप आकर बैठता है, इसको कहते हैं क्या? आगम। इसलिए आगम को क्या कहा गया है? आगम मित्रवत आगम इति फलितार्थ। आगम कैसा होता है? मित्र की तरह। जैसा मित्र समीप में आकर बैठता है कि नहीं, क्या उसको भगा कर बैठता है? नहीं, समीप पे आकर बैठता है, तो आगम हुआ। और आदेश जिसके स्थान पर बैठना उसको भगा देता है, और उसके जगह पर बैठता है, इसलिए शत्रुवत होता है कौन? आदेश। और आगम मित्रवत होता है। दोनों का अंतर समझ में आ गया? उदाहरण से देखिए, उदाहरण दिया है पठन न हल है, पठन अ नहीं उसमें, पठन अधिक अस्ति। तो यहां पर जो अस्ति का अ है उसके पूर्व में है कि नहीं, हो सकता है आगम कभी पूर्व में बैठेगा, कभी पर में बैठेगा, ज्यादा ऐसा लागू पड़ेगा, या अ के पहले एक न आकर बैठ गया नया, तो क्या हुआ फिर? पठन न अस्ति, पठन पहला, पुनः दूसरा नया न आ गया, नवीन न आ गया, हल न और आगे अस्ति, तो जोड़ दिया, तो क्या बन गया? पठन्नस्ति, न को न, और वो न में अ चला गया, तो पठन्नस्ति बन गया। तो यहां जो नया न आया है वो कैसा हुआ? आगम वाला हुआ, आदेश नहीं है। वही लिखा अत्र आकारात पूर्वम, पूर्व मतलब पहले, अपूर्व, अपूर्व अर्थात नूतन, नवीन, नया, अपर मतलब दूसरा, नकार उत्पन्न, नकार उत्पन्न हुआ है, इसलिए न कैसा हुआ? आगम स्वरूप हुआ। बात समझ में आ गई इतनी? आगे चलिए, आगे का नंबर देकर प्रकृति भाव। प्रकृति भाव बराबर निमित्ते सति अपि सत्यपि, निमित्ते सत्यपि आदेशाभाव, आदेश अभाव विधीयते, विधीयते सह एव प्रकृति भाव, सह एव प्रकृति भाव। पूर्ण विराम। उदाहरण हरि दीर्घ री, ई दीर्घ हरि अधिक एतौ, अधिक एतौ बराबर हरि एतौ, हरि एतौ। पूर्ण विराम। आगे अत्र यणो निमित्तस्य, यणो निमित्तस्य सद्भावे अपि, सद्भावे अपि यन् न प्रवृत्तः, यन् न प्रवृत्तः, किंतु अत्र यन् अभावः अस्ति, यन् अभावः अस्ति, अतः एषः प्रकृतिभावः विद्यते, अतः एषः प्रकृतिभावः विद्यते। हो गया जी? देखिए भाई अर्थ, प्रकृति भाव किसको कहते? आदेश समझ में आ गया, आगम समझ में आ गया, अब बता रहे क्या प्रकृति भाव क्या है। तो प्रकृति भाव मतलब थोड़े में दूसरे शब्द में कहेंगे तो जैसा है वैसा ही रहना, ध्यान दीजिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जैसा रहना, उसको क्या कहेंगे? प्रकृति भाव। निमित्त तो है, संधि हो सकती थी, किंतु आदेश सूत्र आ गया, विधान किया गया, कुछ मत करो यहां, उसको कहेंगे क्या? प्रकृति
भाव। प्रकृति मतलब अपने स्वरूप में वो रहना, उसमें परिवर्तन न होना, वही लिखा है। देखिए, निमित्ते सती अपि, निमित्त रहने पर भी आदेशाभाव, आदेश का अभाव विधान किया जाता है। स एव प्रकृति भाव, उसी को कहते प्रकृति भाव। उदाहरण दिया, हरि अधिकेतौ, हरि प्रथम विभक्ति द्विवचन, हरि हरि हरयः, तो हरि है ना, आगे एतौ, तो हरि में अंतिम ये है, आगे ए आ गया, तो इको यनचि सूत्र से यन आदेश होना चाहिए था, किंतु यन आदेश नहीं हो गया, क्योंकि ऐसा एक सूत्र आता है कि यहां यन आदेश मत करो, अर्थात आदेश का जो निमित्त प्राप्त है किंतु मना कर दिया। अतः इसको कहेंगे क्या? प्रकृति भाव। क्या कहेंगे? अत्र यनो निमित्त से, यनो मतलब यन निमित्त से, यन का निमित्त सद्भावी रहने पर भी यन न प्रवृत्त, यन प्रवृत्त नहीं हुआ है, किंतु यहां पर यन का अभाव है, इसी को कहते प्रकृति भाव। तो शब्द समझ में आ रहा है कि नहीं? शब्द का अर्थ क्या क्या है? आदेश, आगम, और समझ गए हम लोग आगे प्रकृति भाव। इतनी बात लगी। आइए आगे। अब एक बात और ध्यान दीजिए, आप लिखिए दूसरा शीर्षक, संधि के अनिवार्य स्थल। संधि के अनिवार्य स्थल। नंबर 1, एक ही पद के अंतर्गत, एक ही पद के अंतर्गत भिन्न भिन्न अवयवों में, भिन्न भिन्न अवयवों में निमित्त उपलब्ध होने पर, निमित्त उपलब्ध होने पर संधि करना अनिवार्य है। संधि करना अनिवार्य है। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण, नई अधिक अकह। नई, नई मतलब न और 2 मात्रा, नई अधिक अकह बराबर नायकः। नायकः बराबर नई, न उसके ऊपर 2 मात्रा, नई अधिक अकह बराबर नायकः। देखिए भाई, एक ही पद के अंतर्गत, पद एक ही है किंतु उसके अंतर्गत भिन्न भिन्न अवयव है, और उन अवयवों में संधि करने के लिए निमित्त उपलब्ध है। ऐसे स्थिति में संधि जरूर करना ही पड़ती है, वहां अपने मन से काम नहीं चलेगा। अनिवार्य स्थल बराबर। उदाहरण दिया, नई अधिक अक, नई और अक मिलकर पूरा, अक प्रत्यय है तो पूरा मिलकर पद बनेगा, तो बीच में निमित्त उपलब्ध है, नई में ऐ है, आगे अक का अ आया, इसलिए यहां पर निमित्त उपलब्ध है, इचो अवायाव सूत्र से, अतः संधि हो ही गई। ऐ की जगह आय आदेश होकर नायक ये रूप बन गया। हो गया ना? आइए नंबर 2, और अनिवार्य स्थल कौन है वो बता देते हैं। धातु और उपसर्ग के बीच, धातु और उपसर्ग के बीच संधि अनिवार्य है। संधि अनिवार्य है। उदाहरण नंबर 1, उत अधिक अतिष्ठत। उत अधिक अतिष्ठत बराबर उदतिष्ठत। उदतिष्ठत। उदाहरण नंबर 2, प्रति अधिक अगच्छत। प्रति अधिक अगच्छत बराबर प्रत्यगच्छत। प्रत्यगच्छत। हो गया ना? ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है, धातु को उपसर्ग जुड़ता है,
और उपसर्ग अधिक धातु, किंतु वहां पर संधि करने का निमित्त उपलब्ध है, तो जरूर वहां पर होगी क्या, संधि। वह अपने मन से काम नहीं चलेगा, हम नहीं करेंगे, करना ही पड़ेगी, ठीक है ना। धातु और उपसर्ग के भी संधि अनिवार्य है। उदाहरण दिया, उत अधिक अतिष्ठत, अतिष्ठत धातु का रूप है, उत यह उपसर्ग है कि नहीं। अतः दोनों के बीच में निमित्त उपलब्ध होने के कारण त को द हुआ और द में आगे का अ गया, तो संधि करनी हो गई, उदतिष्ठत। अब वो त का द किस सूत्र से हुआ क्या, वो सब आगे आएगा, लेकिन यहां मोटी मोटी बात, कहा संधि आवश्यक है, कहा नहीं, ये सब बात समझाई जा रही है। उदाहरण दूसरा दिया है, प्रति अधिक अगच्छत, प्रति उपसर्ग है, अगच्छत धातु का रूप है, तो प्रति में अंतिम ई है, आगे अ आया, तो ई के जगह पर य हो जाता है, ई कोई नच सूत्र से, तो संधि करना ही पड़ेगी, तो कर दिया तो रूप बन गया प्रत्यगच्छत, बराबर, ये हो गया दूसरा स्थल। आगे चलिए, नंबर 3, समासांत शब्दों के बीच, समासांत शब्दों के बीच संधि अनिवार्य होती है, संधि अनिवार्य होती है। ठीक है, उदाहरण नंबर 1, रामस्य अस्त्रम, रामस्य अस्त्रम बराबर राम अधिक अस्त्रम, राम अधिक अस्त्रम बराबर रामास्त्रम, रामास्त्रम। ठीक है, देखो भाई, जब समास रहता है तो समासांत शब्दों के बीच संधि यदि उपलब्ध, संधि करने के लिए निमित्त उपलब्ध है, तो संधि अनिवार्य होगी। उदाहरण दिया, रामस्य अस्त्रम, फिर इसका बचता है राम अधिक अस्त्रम, तो यहां पर राम के अंतिम में अ है, अस्त्रम का अ आया, तो अकस वर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि हो गई, तो शब्द बन गया रामास्त्रम, हो गया। आइए अब नीचे शीर्षक देंगे, ऐच्छिक संधि स्थल, ऐच्छिक संधि स्थल, ऐच्छिक संधि स्थल। नंबर 1, वाक्यों के अलग अलग शब्दों के, वाक्यों के अलग अलग शब्दों के बीच संधि करना, संधि करना अर्धविराम, या न करना, या न करना, वक्ता, वक्ता या लेखक की इच्छा पर, लेखक की इच्छा पर निर्भर है, निर्भर है। ठीक है, पूर्ण विराम। एक श्लोक लिख लीजिए, संहितैक पदे नित्या, संहितैक, संहितैक पदे नित्या, हो ना, संहितैक पदे नित्या, आगे नित्या धातुपसर्गयो हो, नित्या धातुपसर्गयो हो, पूर्ण विराम, पूर्वार्ध हो गया, धातुपसर्गयो हो। नीचे नित्या समासे, नित्या समासे, वाक्येतु सा, वाक्येतु सा विवक्षाम अपेक्षते, विवक्षाम अपेक्षते, विवक्षाम अपेक्षते। ठीक है, पूर्ण विराम, श्लोक पूरा हुआ। अर्थ देखिए, वाक्य संस्कृत का बड़ा
और उन वाक्य में अलग अलग शब्द होते हैं, और वहां पर भी दो शब्दों के बीच में यदि संधि के निमित्त उपलब्ध है तो भी संधि वहां पर करनी है या नहीं करनी है या अपने मन पर आधारित है, अपनी इच्छा, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। अतः यहां की संधि कैसी हो गई? ऐच्छिक संधि हो गई, इच्छा के ऊपर आधारित। तो लग गए ना? तो 3 जगह संधि बताई अनिवार्य और 1 जगह ऐच्छिक, बराबर। श्लोक दिया उसके लिए, संहिता एक पदे नित्या। संहिता मतलब संधि, एक पद रहेगा तो नित्य होगी। नित्य धातु उपसर्ग हो, धातु और उपसर्ग के बीच में संधि करनी आवश्यक, संधि का निमित्त उपलब्ध है तो आवश्यक संधि होगी, नित्य मतलब। और नित्य समास है, समास में भी संधि नित्य होती है। फिर वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। सा संहिता, वह संधि वाक्य में विवक्षा, वक्ता की इच्छा, लेखक की इच्छा पर आधारित है, संधि करना है या नहीं करना है। कहां पर? वाक्य में। इस श्लोक को याद कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे शीर्षक देंगे नया, संधि के प्रकार। संधि के प्रकार। नंबर 1, संधि के मुख्य, संधि के मुख्य 3 प्रकार है। 3 प्रकार है। नंबर 1, स्वर संधि। स्वर संधि कंस में लिखे अच संधि, अच संधि कंस बंद। नंबर 2, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कंस में लिखे हल संधि, कंस बंद, हल संधि। और नंबर 3, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि हो गया। आइए, तो संधि के मुख्य 3 भेद है। स्वर संधि अर्थात अच संधि, दूसरी है व्यंजन संधि अर्थात हल संधि, और तीसरी है विसर्ग संधि। फिर कोई कहेगा अरे भाई पंच संधि बोलते और आप 3 ही बोल रहे हो, और इस लघु में भी अंतिम में आता है, कहीं आता है पंच संधि करके, और आप कैसे 3 बोल रहे हो? तो लिखिए नंबर 2, जहां पंच संधि का उल्लेख है, जहां पंच संधि का उल्लेख है वह प्रकृति भाव संधि, प्रकृति भाव संधि और स्वादि संधि, स्वादि संधि, ये दो अलग भेद समझे जाते हैं, अलग भेद समझे जाते हैं, पूर्ण विराम। किंतु प्रकृति भाव संधि का, प्रकृति भाव संधि का अंतर्भाव स्वर संधि में, स्वर संधि में और स्वादि संधि का अंतर्भाव, स्वादि संधि का अंतर्भाव विसर्ग संधि में, विसर्ग संधि में करने से संधि 3 ही प्रकार की हो जाती है, 3 ही प्रकार की हो जाती है। ठीक है जी, पंच संधि और 3 संधि समझ में आ गया कि नहीं? सरल है ना। जहां 5 संधि का उल्लेख होता है वहां और कौन 2 समझनी है? ऊपर की 3 तो हो ही गई, फिर चौथी हो जाएगी प्रकृति भाव संधि और 5वीं स्वादि संधि। किंतु यह अलग तपास हो गई। फिर
किंतु प्रकृति भाव संधि का अंतर्भाव होता है किसमें? स्वर संधि में। और स्वादि संधि का अंतर्भाव विसर्ग संधि में। तो संधि मुख्य रूप से कितनी बच गई फिर? 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इतनी बात लगी। अब आगे का पॉइंट देखिए, स्वर संधि। स्वर संधि किसको कहते हैं? बराबर स्वरस्य स्थाने आदेशः। स्वरस्य स्थाने आदेशः स्वर संधि भवति। स्वर संधि भवति। पूर्ण विराम। आगे, जब प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर स्वर हो, स्वर हो, और द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर भी स्वर हो, स्वर हो, और उन दोनों के बीच किसी अन्य वर्ण का व्यवधान न हो, व्यवधान न हो, अर्थात दोनों के बीच संहिता हो, संहिता हो, और दोनों के मेल से कोई परिवर्तन हो, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। पूर्ण विराम। उदाहरण, अनु अधिक एषणम। अनु अधिक एषणम बराबर अन्वेषणम। अन्वेषणम। ठीक है, देखो भाई अर्थ। अन्वेषणम, अनु अधिक एषणम बराबर अन्वेषणम। ठीक है ना? अर्थ देखिए, स्वर संधि मतलब क्या? तो स्वरस्य स्थाने आदेश, स्वर के स्थान पर कोई आदेश हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? स्वर संधि। वही स्पष्ट कर दिया आगे। जब प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर क्या हो? स्वर, और द्वितीय शब्द का पहला अक्षर भी क्या हो? स्वर हो। तो और उन दोनों के बीच किसी अन्य वर्ण का व्यवधान न हो, दोनों के बीच में दूसरा वर्ण नहीं है, न हो, अर्थात दोनों के बीच में क्या हो? संहिता, समीपता है कि नहीं? हो, तो दोनों के मेल से कोई परिवर्तन हो रहा हो तो उसको ही कहते हैं क्या? स्वर संधि। उदाहरण दिया देखिए, अनु अधिक एषणम। या पहला शब्द कौन है? अनु, दूसरा है एषणम। तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण कौन है? उ, अर्थात स्वर है। और दूसरा शब्द कौन सा है? एषणम। दूसरा शब्द कौन सा है? एषणम। एषणम में पहला वर्ण कौन सा है? ए, वो भी स्वर है, स्वर है ना? तो इधर वो भी स्वर है और इधर ए भी स्वर है, और दोनों के बीच में और कोई व्यवधान नहीं है, अर्थात दोनों की संहिता है, अर्धमात्रा से अधिक दोनों में अंतर नहीं है कि नहीं? और दोनों में कुछ परिवर्तन हो सकता है, सूत्र है उसके लिए। अतः दोनों का जो जोड़ होगा इसी का नाम है क्या? स्वर संधि। पीछे भी स्वर है, आगे भी स्वर है, और कोई दोनों की जगह पर कोई परिवर्तन होना है
तो इसका नाम क्या हुआ? स्वर संधि। बराबर है। तो अनु में जो उ है उसकी जगह पर आ गया व। क्या आ गया? व। तो इधर क्या बचा? अन व ईशनम। क्या जी? अन अधिक व अधिक एशनम। तो जोड़ दिया तो क्या बना? अन्वेषणम। बराबर है कि नहीं? तो कौन सी संधि हो गई है? स्वर संधि। स्वर संधि में भी कौन सी? यन संधि। ये कोई नच सूत्र से वो आएगा सब आगे, किंतु इतनी बात समझ में आ गई ना, आदेश क्या है, आगम क्या है, प्रकृति भाव क्या है, स्वर संधि क्या है। बराबर। और कहा संधि आवश्यक करनी पड़ती है, कहा ऐच्छिक है, और संधि के 5 प्रकार होते हुए भी 3 ही क्यों दिखाई देते हैं। ये सब बात, इतनी बात लग गई, सबको समझ में आ गई। आगे चलिए फिर अब आगे थोड़ा लिखेंगे हम लोग। 2 बड़े बड़े पेज निकालिए, मतलब काफी से अलग नहीं करने हैं, ऐसे बड़ा पेज पर नक्काशा निकालना है। हाँ, उस पर नहीं बैठेगा, थोड़ा आगे का पेज लीजिए ना। हाँ, ऐसा दोनों मिलकर तो बढ़िया से हो जाएगा, है कि नहीं? दिक्कत नहीं होगी ना? समय है कि, लेकिन कल करना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकर